हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, मेरा नाम है राहुल रंजन। डिप्लोमा इन सिविल यानी कि 5th सेमेस्टर में एक पर्टिकुलर कोर्स है जिसका नाम है इरिगेशन। बहुत ही मज़ेदार पेपर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर है जिसको हम लोग साथ मिलकर पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूँ सिलेबस पे आने से पहले। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम है जैसा बताया राहुल रंजन। मैंने बीटेक 2013 में MIT मुजफ्फरपुर से किया है सिविल इंजीनियरिंग में। उसके बाद मैंने 5 सालों तक एज अ जूनियर इंजीनियर SSC JEE के थ्रू CWC सेंट्रल वाटर कमीशन में वर्क किया 2013 से 5 साल तक। ठीक है, 2018 तक ऑलमोस्ट। ठीक है, इस दरमियान मैंने बहुत सारे एग्जामिनेशन दिया, एग्जामिनेशन को फेस किया। इसमें मेरा सिलेक्शन भी हुआ है और टोटल 4 SSC JEE स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलाकर मैंने क्वालिफाई किया है। उसमें से SSC JEE 2014 में जो दिया था उसमें मिलिट्री सर्विसेज MES मुझे मिला था, चेन्नई पोस्टिंग हुई थी, मैं नहीं ज्वाइन किया। उसके बाद झारखंड SSC JSSC 2017-18 का वो था फेज़, इसमें इरिगेशन पलामू मुझे पोस्टिंग मिला था, वो भी मैंने ज्वाइन नहीं किया। उसके बाद एक बिहार SSC का एग्जामिनेशन हुआ था, वैकेंसी 2011 की थी। 8 सालों तक केस चला। बिहार का जॉब अक्सर ऐसा ही होता है, केस चलता रहता है। 2019 में फाइनल उसका रिजल्ट आया। केस सब खत्म होने के बाद बहुत बार एग्जामिनेशन हुआ, कैंसिल हुआ। 2019 में फाइनल रिजल्ट आया जिसमें मुझे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ था मेरा। ठीक है, तो फाइनली इस डिपार्टमेंट में जो कि एक्सपीरियंस बहुत हो गया था, बहुत आगे तक बढ़ गए थे, तो मैंने क्विट नहीं किया ये जॉब। फाइनली JEE में मैं फर्दर नहीं गया और बीटेक बेसिस पे एक BPSC जो लेक्चरर का वैकेंसी था उसे क्वालिफाई करके 2019 में मैंने ज्वाइन किया गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मधेपुरा में। ठीक है, इन सभी एग्जामिनेशन बेसिस पे जितने एग्जामिनेशन को मैंने क्वालिफाई किया, इसके अलावा मार्क्स बेसिस पे भी एग्जामिनेशन होता है। जो आपका मार्क्स अगर अच्छा है तो बिहार सरकार में बहुत सारे वैकेंसीज ऐसे भी आते हैं जिसमें मार्क्स बेसिस पे एग्जामिनेशन होता है। उसके बेसिस पे, मार्क्स बेसिस पे भी 2 डिपार्टमेंट में मेरा सिलेक्शन हुआ था, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, योजना और विकास विभाग, और बिहार पुलिस भवन निर्माण विभाग। ये दोनों डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छा था। जो लोग इसमें वर्क कर रहे हैं आज परमानेंट हो गए हैं 60 सालों तक। ठीक है, पहले 1-1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ज्वाइनिंग यहाँ पे लिया था। ठीक है, ये बताना इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि जो हम लोग पेपर पढ़ने जा रहे हैं उसमें मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है CWC सेंट्रल वाटर कमीशन और इरिगेशन वाला डिपार्टमेंट। तो ये 5 सालों का जो एक्सपीरियंस है वो आपको इस पेपर में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, मैं 5 साल तक टोटल वाटर से रिलेटेड ही वर्क किया है सेंट्रल वाटर कमीशन में। ठीक है, ये कम्प्लीटली ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें वाटर से रिलेटेड जितना वर्क होता है, डिस्चार्ज मेजरमेंट, हाइड्रोग्राफ बनाना, हाइड्रोलॉजी को समझना, आपका जितना ये यूनिट में देख रहे हैं इसमें सिलेबस में, सारे चीज़ों को मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, वर्किंग एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के थ्रू पढ़ाऊँगा। ठीक है, बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों। आइए सबसे पहले सिलेबस के बारे में हम लोग इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। सबसे पहले टोटल 7 यूनिट है, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे। इंट्रोडक्शन सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, इरिगेशन किसे बोलते हैं, टाइप्स ऑफ इरिगेशन, मेथड्स ऑफ इरिगेशन। ठीक है, और भी टेक्निकल टर्म्स जितने हैं इरिगेशन से रिलेटेड उसे इंट्रोडक्शन में देखेंगे। उसके बाद दूसरा यूनिट जो है वो वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, जैसे फार्मर लोग भी खेतों में पानी देते हैं क्रॉप्स के डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, लेकिन वो कोई कैलकुलेशन के थ्रू नहीं देते हैं कि कितना पानी देना है, कितना इफेक्टिव रहेगा, कितना, वो अपने अंदाज से या एक्सपीरियंस के बेसिस पे देते हैं। ठीक है, एज अ सिविल इंजीनियर इरिगेशन का नॉलेज अगर है तो हम लोग को ये पता होना चाहिए कि कितना क्यूसेक का पानी दें, क्योंकि हम लोग एक खेत में पानी नहीं देंगे, किसी बड़े एरिया में पानी देंगे नहर के थ्रू, कैनाल के थ्रू, डैम वगैरह बना के। ठीक है, तो उतने बड़े मात्रा में जब पानी हम लोग छोड़ेंगे तो किसी एरिया को वो मर्ज नहीं कर दे, सबमर्ज नहीं कर दे, पूरा मतलब पानी पानी नहीं हो जाए वो एरिया, इतना सफिशिएंट वाटर दे जो कि प्लांट के ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो वो कैलकुलेशन करना पड़ता है कि कितना क्यूसेक का पानी छोड़ा जाए, क्या सॉइल का ये है प्रॉपर्टीज़ है, क्या वॉइड रेशियो है, किस तरह का प्लांट लगा है, प्लांट का जो कंजप्शन रेट है वो कैसा है, सारी चीज़ों को एनालाइज करके हम लोग को प्लानिंग करना पड़ता है। उसके हिसाब से वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप कितना चाहिए वो हम लोग पानी प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारी डिपार्टमेंट में आप जाएंगे, इरिगेशन में जाएंगे तो आप लोग को डैम से कितना पानी छोड़ना है ये इंजीनियर का काम होता है। और वो अगर आपको इरिगेशन का नॉलेज है, सारे जितना भी डाटाज आपको है, प्लांट का कंजप्शन रेट, ठीक है, सॉइल का प्रॉपर्टीज़, तभी आप डिसाइड कर पाएंगे कितना पानी छोड़ा जाए। ठीक है, तो इसलिए इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन एंड रिजर्वायर प्लानिंग। ठीक है, कोई भी फील्ड में वाटर को छोड़ने से पहले आपको सोर्स पता करना पड़ेगा कि वो पानी आएगा कहाँ से।
आइदर वो सरफेस वाटर से आएगा या फिर लिफ्ट इरिगेशन के थ्रू आएगा, मतलब ज़मीन से नीचे से हम लोग पंपिंग करके पानी निकालेंगे, या फिर कोई ऐसा नदी है आसपास में जिस नदी से हम लोग पानी को नहर में भेजेंगे, फाइनली फील्ड में खेत में भेजा जाएगा। ठीक है, तो सोर्सेज को पता करना पड़ेगा, उस सोर्सेज के अकॉर्डिंग आपको प्लानिंग करना पड़ेगा रिजर्वॉयर का। रिजर्वॉयर किसको बोला जाता है? जहाँ पे वाटर को स्टोर करेंगे पानी। तो आप कहीं फील्ड में खेत में डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि नदी आया उस नदी को हम लोग बांध बना दिए, पहले उस नदी के पानी को स्टोर किया जाता है। ठीक है, और स्टोर में एक लेवल तक अगर स्टोरेज हो गया जिससे कि हम लोग एक कंटिन्यूस सप्लाई कर सके खेतों में, तब जाके हम लोग क्या करते हैं, वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो सबसे पहले स्टोरेज करना पड़ता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, तो स्टोरेज कैसे करेंगे? कोई ना कोई हम लोग को एक ऐसा पात्र बनाना पड़ेगा, बड़ा पात्र बनाना पड़ेगा जिसको कि हम लोग रिजर्वॉयर बोलते हैं, जहाँ पे पानी का वाटर का स्टोरेज होता है। सिंपली डैम क्या है? एक रिजर्वॉयर है। ठीक है, तो रिजर्वॉयर का प्लानिंग, डैम का लोकेशन क्या होना चाहिए, क्या आसपास में बहुत आबादी तो नहीं है, क्योंकि होता है ऐसा कि कभी बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो होने लगा तो आसपास का एरिया डूब जाता है डैम के बहाव से। ठीक है, तो प्लानिंग करना पड़ता है, डैम का लोकेशन क्या होगा, कितना हाइट होगा, उसके आसपास का एरिया कैसा है, उसके नीचे का सॉइल कैसा है, पथरीला है या फिर क्लेई है या फिर सैंडी है या फिर ग्रेवल है। ठीक है, तो सभी चीज़ों को प्लानिंग करके तब हम लोग कोई भी इंस्टॉलेशन करते हैं, डैम का कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो इस यूनिट में हम लोग ये सब देखेंगे। उसके बाद डैम्स एंड स्पिलवेज। अब डैम का कंस्ट्रक्शन के बारे में, प्लानिंग यहाँ पे था, अब कंस्ट्रक्शन डैम का कैसे करें, कितने टाइप का डैम होता है, क्या बजट है मेरा, बजट के अकॉर्डिंग डैम्स किस किस तरह का होता है। जैसे अर्दन डैम भी हो सकता है, मैसनरी डैम भी हो सकता है, कंक्रीट डैम भी हो सकता है, ग्रेविटी डैम में ही आता है ये सब चीज़। ठीक है, तो कितने तरह का डैम होता है, हर एक डैम का क्या लागत है, क्या खर्च है, इसे भी एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग में तो आपको पढ़ना ही है लागत के बारे में। लेकिन डैम का इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है, किस किस तरीके से डैम फेल्योर हो सकता है, और उस फेल्योर के लिए क्या मेरे पास ये है उपाय है कि डैम फेल ना हो। ठीक है, तो डैम का कंस्ट्रक्शन, मोड्स ऑफ फेल्योर, किस किस तरीके से फेल्योर हो सकता है और उस फेल्योर से कैसे बचा जाए, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे डैम्स में। और स्पिलवेज इसी का एक कंपोनेंट पार्ट है, जहाँ से हम लोग किसी डैम में अगर पानी एक्सेस एक लिमिट के बाद भी अगर बढ़ जाता है, भर जाता है, तो हम लोग स्पिलवेज के थ्रू पानी निकालते हैं। ठीक है, तो इसी का एक पार्ट है स्पिलवेज। ठीक है, अब बंधारा, पर्कुलेशन टैंक्स एंड लिफ्ट इरिगेशन, ये चूंकि आपका जो सिलेबस है ये कट कॉपी पेस्ट है महाराष्ट्र के सिलेबस से। ठीक है, बिना किसी को दिमाग लगाए जो आपके SBTE के जो भी सिलेबस करिकुलम को डिज़ाइन किए हैं वो महाराष्ट्र का सिलेबस को यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट कर दिए। तो जितना भी ये बंधारा, पर्कुलेशन टैंक्स है ये महाराष्ट्र में यूज़ होता है। ठीक है, महाराष्ट्र MP में यूज़ होता है। बिहार में आप कहीं भी ये बंधारा, पर्कुलेशन टैंक्स वगैरह नहीं देखेंगे। ये भी एक मेथड ऑफ इरिगेशन ही है, छोटा छोटा डैम्स बनाया जाता है, उसी का एक प्रकार है। ठीक है, बहुत माइनर लेवल पे इरिगेशन करते हैं, माइनर इरिगेशन में ये सब आता है। जब हम लोग इस यूनिट में जाएंगे इसको भी पढ़ेंगे डिटेल में, चूँकि सिलेबस में है इसलिए। लेकिन बिहार में ये कहीं भी आप नहीं देखेंगे, 5वां यूनिट जो है, फिर भी पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद है डाइवर्जन हेडवर्क। ठीक है, अब जैसे कोई भी हम डैम बनाएं तो डैम से हमको पानी को डाइवर्ट करना है कैनाल में। ठीक है, तो कैसे डाइवर्ट करें, उसके लिए वहाँ पे भी बहुत ह्यूज मात्रा में कंस्ट्रक्शन होता है, मैसनरी कंस्ट्रक्शन होता है, गेट लगता है, लिफ्ट लगता है, रेगुलेटर लगता है। ऑपरेट कितना अमाउंट ऑफ पानी छोड़ना है उसको कंट्रोल करने के लिए रेगुलेटर का क्या काम है, आप रेगुलेट करते हैं। जैसे कि स्टेबलाइजर में रेगुलेटर होता है, आप वोल्टेज को रेगुलेट कर पाते हैं कि मुझे इतना अमाउंट ऑफ वोल्टेज चाहिए। उसी तरह से डैम से कितना अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए आपको नहर में, डैम से ही नहर निकलता है कैनाल, तो कैनाल में कितना वाटर चाहिए आपको, उसको रेगुलेट करने के लिए डाइवर्जन हेडवर्क बनाना पड़ता है, जहाँ पे बहुत सारे गेट का कंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, इसको हम लोग समझेंगे। उसके बाद डाइवर्सन हेडवर्क, डैम से अभी बताएं कि क्या निकलता है, कैनाल। अब कैनाल भी किस शेप का होगा, ट्रापेजॉइडल शेप, रेक्टेंगुलर शेप। कैनाल में सिल्टिंग होगा, स्कोरिंग होगा। अगर मिट्टी का कैनाल, अर्दन कैनाल है या फिर लाइंड कैनाल है। लाइंड कैनाल मतलब क्या, उसका जो सरफेस है उसके नीचे क्या कंक्रीटिंग किया गया है, ब्रिक वर्क किया गया है, या सिंपली मिट्टी से इस तरह से कैनाल को बनाया गया। ठीक, किस तरह का कैनाल है। अगर मिट्टी वाला कैनाल है उसमें क्या क्या डिमेरिट्स है, क्या क्या मेरिट्स है, इसके बारे में समझेंगे। और बहुत सारे थ्योरीज़ हैं लेसिस कैनेडीज़ का। ठीक है, उस थ्योरीज़ के थ्रू कैनाल का भी हम लोग डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, डिज़ाइन करना है, एनालिसिस करना है कैनाल का, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी और यहाँ पे
आपको जो पढ़ना है आपके सेमेस्टर में उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन में सबको अपने पास क्या करें कि सबसे पहले प्रिंट आउट कॉपी सिलेबस का रखें। ठीक है, सिलेबस सामने रहेगा तो उससे पढ़ने में अंडरलाइन करके क्या क्या पढ़ाई हो चुका है बहुत आप फोकस्ड वे में पढ़ पाएंगे। ये सही तरीका है पढ़ने का। ठीक है, अपने पास प्रिंट आउट फॉर्मेट में सिलेबस रखें। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पढ़ने का पहले क्या तरीका होगा उसे डिसाइड कर लिया जाए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, हर एक टॉपिक को इलॉबरेट करके डिटेल में प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में समझेंगे चीज़ों को। ठीक है, यहाँ पे आप लोग नोट्स लेके या फिर कॉपी थियोरेटिकल बनाने का कोशिश मत करिए। ठीक है, यहाँ पे पहले चीज़ों को समझें क्लासरूम के थ्रू। नोट्स आपको पीडीएफ के फॉर्म में आराम से मिल जाएगा, नोट्स के लिए चिंता नहीं करिए। ठीक है, जो भी पढ़ाएंगे इसका नोट्स पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करें, चीज़ों को जितना भी टॉपिक है आपके सिलेबस में लिखा हुआ है हर एक टर्म को अपने लैंग्वेज में, जो यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज है, अपना बिहारी लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में क्या करेंगे, समझेंगे चीज़ों को, ताकि हम लोग को हमेशा मेमोराइज्ड हो जाए। क्योंकि ये थ्योरेटिकल पेपर है, आप रट नहीं सकते। ठीक है, रट के एग्जामिनेशन में आप जाएंगे तो बहुत 2-3 लाइन लिख पाएंगे, उसके बाद भूल जाइएगा। आपको बहुत ज़्यादा लिखने के लिए, इफ़ेक्टिव लिखने के लिए आपको अपना समझ होना पेपर पे बहुत ज़रूरी है कि हम क्या समझे हैं, और उसी को अगर आपने कम्युनिकेशन स्किल है, वे टू ट्रांसफ़र ऑफ आप का आइडिया को आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं अच्छे से, तो अपने समझे हुए चीज़ों को बहुत अच्छे से आप लिख सकते हैं। ठीक है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आपका लिटरेचर जो है, इंग्लिश लैंग्वेज जो है लिखने में, उसमें भी महारत हासिल कर लेंगे। ये बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हम लोग भी हिंदी मीडियम से पास आउट हैं। ठीक है, जो जो बेसिक प्रॉब्लम आता है डिप्लोमा स्टूडेंट को, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करें, नोट्स के पीछे ना भागें, रटने के पीछे ना भागें, अपने यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज में सब चीज़ों को, हर एक टॉपिक को समझें पहले। ठीक है, उसके बाद नोट्स को भी हम क्या करेंगे, पढ़ के जो भी बुक्स है, ठीक है, चाहे फिर हैंड रिटन नोट्स है, उसको एक एक करके एक पहले अपने लैंग्वेज में समझेंगे, उसके बाद बुक के लैंग्वेज को एक एक करके रीड करेंगे, बुक क्या बोल रहा है। ठीक है, और वो नोट्स आपके पास जो पढ़ेंगे बुक के थ्रू, वो नोट्स आपके पास परमानेंट बेसिस पे पीडीएफ फॉर्म में रहेगा। ठीक है, ये तरीका हुआ, इस तरह से हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन वाले जो यूनिट है इस पर फोकस करते हैं कि इसमें फर्दर कौन कौन सा टॉपिक है। ये टॉपिक आप लोग भी कॉपी बनाए तो टॉपिक सबसे पहले लिख लें, हेडिंग। ठीक है, पहले पेज में। तो इंट्रोडक्शन में क्या है, डेफिनेशन है। सबसे पहले डेफिनेशन, किसका डेफिनेशन, इरिगेशन का डेफिनेशन और इरिगेशन इंजीनियरिंग का डेफिनेशन। इरिगेशन किसे बोलते हैं, उसका क्या क्या एडवांटेज है, एडवांटेज ऑफ इरिगेशन, इल इफेक्ट, मतलब कि एडवांटेज भी हो सकता है और डिसएडवांटेज भी हो सकता है इरिगेशन का। ठीक है, अभी इरिगेशन में हम समझे नहीं है कि क्या इंट्रोडक्शन, इसलिए अभी इस पर एक एक करके बात करेंगे, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। उसके बाद टाइप्स ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन कितने तरीके का होता है, इरिगेशन प्रोजेक्ट कितने तरीका होता है, पर्पस के बेसिस पे और एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे, पर्पस वाइज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वाइज। ठीक है, इसको समझेंगे। उसके बाद मेथड्स ऑफ इरिगेशन, कौन कौन सा इरिगेशन का मेथड है, जैसे सरफेस इरिगेशन भी होता है, लिफ्ट इरिगेशन भी होता है, तो उसमें फर्दर बहुत सारा कैटेगरी है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग अपने लैंग्वेज में समझते हैं डेफिनेशन इरिगेशन का। ठीक है, इरिगेशन क्यों ज़रूरत पड़ा, क्या है ये, ठीक है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, पुराने ज़माने में जैसे कि हम बताए इंडिया कृषि प्रधान देश है, हम लोग का जो मैक्सिमम जीडीपी था पहले, वो इंडस्ट्री नहीं था, वो एग्रीकल्चर ही था। ठीक है, हम लोग खेती करते थे, हमारे जो पूर्वज थे वो खेती पे डिपेंडेंट थे। तो हम लोग का जो बेसिक सोर्स ऑफ इनकम था और जीविकोपार्जन का जो माध्यम था वो ये था, क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर, प्लांट ही था। ठीक है, तो उस पर डिपेंडेंसी कैसे बढ़ता गया कि जैसे बारिश पे हम लोग डिपेंडेंट होने लगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग बारिश पे ही डिपेंडेंट थे कि बारिश अगर अच्छा होगा तभी, मानसून अगर होगा तभी खेती होगा, तभी प्लांट का ग्रोथ होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहने लगे किस पे, बारिश पे। तो ऐसे में क्या होता था, किसी साल समझिए कि बारिश नहीं हुई, ठीक है, तो अकाल की स्थिति आ जाती थी, वहाँ पे बहुत अच्छा उपज नहीं हुआ। तो सारा चीज़ डिपेंडेंट है जब एग्रीकल्चर पे, और बारिश नहीं हुई तो डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा, बहुत हद तक नेचर पे ही डिपेंडेंट थे। तो नेचर का कोई सर्टेनिटी नहीं है कि कब बारिश होगी, कितने दिनों तक बारिश होगी और कितना अमाउंट में बारिश होगी। ये सभी चीज़ों पे इफ़ेक्ट है प्लांट का ग्रोथ। प्लांट कहने का मतलब कि आपका जो भी धान है, ठीक है, चावल है, राइस है, शुगर केन है, मक्का है, ये जितना भी प्लांट है जो हम लोग फूड के तौर पे यूज़ करते हैं, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब प्लांट का मतलब यहाँ पे वृक्ष का बात नहीं कर रहे हैं, प्लांट का मतलब यहाँ पे जो भी हम लोग खाते हैं, जिस प्लांट से हम लोग, उसके बारे में, फूड जो है, ठीक है, उसके बारे में बात करें। ठीक है, तो पहले ज़माने में टोटल डिपेंडेंसी नेचुरल
वाटर पे था, रेन पे ही था, बारिश होगी तो उपज होगा, नहीं तो अकाल होगा। ठीक है, इससे बहुत प्रॉब्लम होने लगा। तो एक ऐसा मेथड अडॉप्ट किया गया किसानों के द्वारा, ठीक है, कैसे कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिससे कि डिपेंडेंसी जो है वो नेचुरल बारिश पे, नेचुरल रेनफॉल पे नहीं हम लोग उस पर डिपेंडेंट हो। हम लोग के पास कोई एक ऐसा सुविधा हो, माध्यम हो, जिसके थ्रू हम लोग इरिगेशन कर पाए, मतलब वाटर को सप्लाई कर पाए प्लांट में। ठीक है, इसी मेथड को क्या बोला गया? इरिगेशन। ठीक है, आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर टू द प्लांट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। ठीक है, प्लांट के ग्रोथ के लिए आर्टिफिशियल जो सप्लाई करते हैं वाटर का किसी भी मेथड के थ्रू, मेथड बहुत सारा हो सकता है, उसी को क्या बोला गया? इरिगेशन। ठीक है, सिंपली इरिगेशन का डेफिनेशन हम लोग समझेगा। ठीक है, अब बुक क्या बोलता है, बुक के हिसाब से भी समझते हैं। अब बुक बोलता है आपका द पर्पस, ये बुक जो है वो NN बसक का बुक है, आप लोग भी फॉलो करें, डिप्लोमा के लिए बहुत अच्छा बुक है। द प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द सॉइल फॉर ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स। ठीक है, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स के ग्रोथ के लिए आर्टिफिशियल एप्लीकेशन, आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड द्वारा। ठीक है, ये गॉड गिफ्टेड नहीं है, नेचुरल नहीं है, ये मैन मेड यानी कि आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है? इरिगेशन। इसको इरिगेशन बोला जाता है। और इरिगेशन इंजीनियरिंग किसे बोला जाता है? अगर इरिगेशन हम एक सिस्टमेटिक वे में करें, किसी कैलकुलेशन के साथ करें, कितना अमाउंट हम लोग इरिगेट करना है, इसके पीछे एक एनालिसिस छुपा हो, इंजीनियरिंग छुपा हो, तो इसी को क्या बोलेंगे? इरिगेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर तो कर रहे हैं, जैसे वाटर हम लोग कहीं से लाए और नॉर्मली हम लोग फील्ड में स्प्रेड कर दिए, छीट दिए। ठीक है, तो ये इरिगेशन कहलाया। लेकिन इसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक नहीं है कि कितना पानी चाहिए था, क्या प्लांट का रिक्वायरमेंट है वाटर का, क्या सॉइल का कंजप्शन रेट है, इवोपरेशन यानी वाष्पीकरण कितना हो रहा है, ये सभी चीज़ों पर डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड। ठीक है, अगर इन सभी चीज़ों का एनालिसिस करके तब हम वाटर का सप्लाई कर रहे हैं आर्टिफिशियली, तो ये सारा किसके अंतर्गत आ जाएगा? इरिगेशन इंजीनियरिंग के अंतर्गत। इंजीनियरिंग मतलब उसके पीछे एक एनालिसिस छुपा हुआ है। ठीक है, अब बुक के हिसाब से पढ़ते हैं। ठीक है, इसको तो समझ गए। द प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द soil for growth of agricultural crops is termed as irrigation. ठीक है, simply it is practically a science of planning and designing a water supply system. ये सिंपली इंजीनियरिंग के बारे में बात करें, इरिगेशन इंजीनियरिंग के बारे में, एक साइंटिफिक तरीके से प्लानिंग करना, ठीक है, और उसका नेटवर्क बिछा के वाटर का सप्लाई करना। वाटर का सप्लाई किसके लिए? ड्रिंकिंग पर्पस के लिए नहीं, प्लांट के ग्रोथ के लिए। ठीक है, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए करेंगे तो वो इरिगेशन नहीं कहलाएगा। प्लांट के ग्रोथ के लिए अगर वाटर का यूज़ कर रहे हैं साइंटिफिक वे में, नेटवर्क बिछा के, ठीक है, वाटर सप्लाई सिस्टम का नेटवर्क बिछा के, तो वो क्या कहलाता है? इरिगेशन इंजीनियरिंग कहलाता है। ठीक है, टू प्रोटेक्ट क्रॉप्स फ्रॉम बैड इफेक्ट ऑफ ड्राउट और लो रेनफॉल। ठीक है, ये करने का ज़रूरत क्यों पड़ा? क्योंकि प्लांट को हम लोग प्रोटेक्ट कर सके, बचा सके, बैड इफेक्ट ऑफ रेनफॉल जैसे नहीं हुआ, या कम अमाउंट ऑफ लो इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल हुआ। इन सभी वजहों से जो ड्राउट आता है, सुखाड़ की स्थिति होती है, ठीक है, तो सुखाड़ ना पड़े, इससे बचने के लिए हम लोग आर्टिफिशियली वाटर को क्या करते हैं? सप्लाई करते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। क्लियर? उसके बाद इट इंक्लूड्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ वियर्स, डैम्स, बैरेजेस एंड कैनाल सिस्टम। ठीक है, अब इरिगेशन इंजीनियरिंग के अंतर्गत बहुत सारा डिपार्टमेंट फर्दर हो जाता है। कैनाल का निर्माण करना, डैम्स का निर्माण करना, वाटर सप्लाई नेटवर्क का निर्माण करना। ठीक है, तो वियर्स का निर्माण करना, वियर बैरेजेस क्या है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अभी वियर बैरेजेस सिंपली समझिए कि एक रिजर्वायर है, पात्र है जिसमें कि पानी को स्टोर करके रखा जाता है। ठीक है, प्लांट के ग्रोथ के लिए, उसमें सप्लाई करने के लिए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आपका इरिगेशन का डेफिनेशन हो गया और इरिगेशन इंजीनियरिंग का डेफिनेशन हो गया। एडवांटेज ऑफ इरिगेशन एंड इल इफेक्ट ऑफ इरिगेशन। एडवांटेज बहुत सारा है, जितना सोचिए उतना कम है इरिगेशन का एडवांटेज। ठीक है, लेकिन डिसएडवांटेज भी हो सकता है इसका, इसके बारे में सोचिए आप लोग। पहले अपने वीडियो को पॉज करके आप लोग सोचिए कि क्या एडवांटेज हो सकता है इरिगेशन का और क्या डिसएडवांटेज हो सकता है। ठीक है, एडवांटेज तो जितना आप सोचे कम है, जैसे कि हम लोग डिपेंडेंट नहीं होते हैं नेचुरल रेनफॉल पर। ठीक है, अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट इसको एनालाइज कर पाते हैं। ठीक है, तो ये सब इसका एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या हो सकता है कि जैसे किसी भी डैम के कंस्ट्रक्शन से आसपास का एरिया मार्सी हो जाता है, दलदली हो जाता है। जिस एरिया में आप डैम का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ठीक है, वाटर को स्टोर करने के लिए, रिजर्वायर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, आप जहाँ पे भी डैम का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वहाँ का आसपास का एरिया दलदली हो जाता है, मार्सी लैंड हो जाता है। ठीक है,
तो जो अगर वैल्यूएबल लैंड है, बहुत इंपॉर्टेंट लैंड है, वो थोड़ा बर्बाद हो जाता है आसपास का एरिया, ठीक है। उसके बाद मॉइस्चर, आसपास के एरिया में मॉइस्चर बढ़ जाता है। मॉइस्चर बढ़ने से मॉइस्चर का बैड इफेक्ट जो भी है, बीमारी फैलता है आसपास के इलाका में, ठीक है। और डैम के कंस्ट्रक्शन से और भी एरिया, चूँकि ये बहुत बड़ा एरिया ये करता है, कंस्ट्रक्शन के लिए ज़रूरत है, तो अगर वो एरिया बहुत वैल्यूएबल लैंड है, ठीक है, वो एरिया किसके लिए यूज़ हो गया? रिजर्वायर के कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है। तो लैंड का भी वेस्टेज होता है बहुत बड़े अमाउंट पर, ठीक है। तो और भी बहुत सारा एडवांटेज और डिसएडवांटेज एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो एडवांटेज है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। पहला एडवांटेज है आपका कि यील्ड ऑफ क्रॉप्स, यानी कि पैदावार जो है, फसल का पैदावार, उपज, वो बहुत बढ़ा देता है, ठीक है। यील्ड यानी कि उपज, ठीक है। फाइनल जो प्रोडक्ट आउटकम है वो आउटकम आपका बढ़ जाता है अगर अच्छा अमाउंट ऑफ वाटर जो उसको चाहिए था, ठीक है, कुपोषित नहीं रहा आपका प्लांट, उसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन मिला है, वाटर मिला है, तो फाइनली क्या उसका इफेक्ट पड़ेगा, उसका जो पैदावार है वो बढ़ जाएगा। यील्ड ऑफ क्रॉप्स यानी कि प्लांट, ठीक है, उसका पैदावार बढ़ जाएगा, ठीक है। दूसरा है प्रोटेक्शन फ्रॉम फेमाइन, ठीक है। फेमाइन सिचुएशन मतलब कि सुखाड़ की स्थिति, जो भयावह स्थिति होता है, अगर सुखाड़ की स्थिति है तो पूरा का पूरा जो प्लांट है वो मर सकता है। तो इस तरह का सिचुएशन बहुत बार पुराने ज़माने में जैसे सुखाड़ आता था, बहुत सालों तक, एक आध साल मानसून नहीं आया, चाहे मानसून बहुत ख़राब हुआ, तो पूरा का पूरा एरिया सुखाड़ग्रस्त, सूखाग्रस्त घोषित कर दिया जाता था और लोग पलायन कर जाते थे, ठीक है। तो इस तरह का सिचुएशन ना आए, ठीक है, तो इससे बचा जा सकता है। इरिगेशन फैसिलिटी, अगर कहीं पे इरिगेशन सिस्टम बहुत अच्छे से डेवलप्ड है तो सुखाड़ की स्थिति से बचा जा सकता है। ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है? इम्प्रूवमेंट ऑफ कैश क्रॉप। कैश क्रॉप जिससे बहुत ज़्यादा कैश आता है, रिटर्न बहुत ज़्यादा आता है। जैसे कि अलग अलग फसल है, सभी फसल का आउटकम जो रिटर्न है वो अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो कैश क्रॉप वैसा क्रॉप्स होता है जिससे फाइनली हम लोग फूड प्रोडक्ट नहीं करते हैं। जैसे कॉटन है, जूट है, ठीक है, और आपका जैसे गेहूं है, चावल है, इस दोनों के तुलना में सेम एरिया में जो कॉटन और जूट से आउटकम आपको प्राप्त होगा वो ज़्यादा होगा विथ कंपैरिजन टू गेहूं या फिर चावल। तो कैश क्रॉप ऐसा क्रॉप जिसको कि हम लोग तुरंत उसको क्या कर सके, चेंज करा के पैसा तुरंत आ जाए, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग नहीं करना पड़े। जैसे कि आप चावल उगाते हैं, चावल का ये करते हैं, प्लांटेशन करते हैं, तो उसमें बहुत सारा प्रोसेस इन्वॉल्व है, तब जाके कुछ टाइम के बाद आपको रिटर्न मिलेगा, और वो रिटर्न हो सकता है बहुत सफिशिएंट नहीं हो, ठीक है। तो ऐसा खेती जिसमें कि आउटकम बहुत ज़्यादा हो और बहुत ज़्यादा प्रोसेस से ना गुजरना पड़े, तुरंत इंस्टेंट उससे पैसा मिल जाए, तो ऐसे को इस क्रॉप्स को क्या बोलते हैं, इस तरह के क्रॉप्स को कैश क्रॉप। जैसे कॉटन है, कॉटन में वाटर का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होता है, पानी का ज़रूरत बहुत ज़्यादा होता है, तो कैश क्रॉप आप वहीं पे कर सकते हैं, प्लांटेशन कर सकते हैं जहाँ पे इरिगेशन सिस्टम नेटवर्क बहुत अच्छे से डेवलप्ड हो, ठीक है। तो कैश क्रॉप दूसरा है। उसके बाद है प्रॉस्पेरिटी ऑफ फार्मर का जो राजस्व है, ठीक है, उसको समृद्ध बनाते हैं फार्मर। अगर इरिगेशन है तो फार्मर्स थोड़ा मजबूत होंगे, समृद्ध होंगे, उसके पास रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होगा, पैसा ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट है। उसके बाद है सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू। गवर्नमेंट को भी टैक्स जाता है, ठीक है, जितना भी उपज होता है, चाहे उससे जितना भी बहुत सारे मिल हम लोग संचालन करते हैं, चाहे जो फार्मर्स है उसको भी टैक्स देना पड़ता है कहीं ना कहीं खेतों से, तो रेवेन्यू सरकार को भी जनरेट होता है। अगर इरिगेशन अच्छा होगा, उपज अच्छा होगा, तो हर एक जगहों पे जो लगने वाला टैक्स है उसमें भी बढ़ोतरी आएगी और फाइनली रेवेन्यू जो है सरकार का वो भी बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, नेविगेशन मतलब क्या कि जो वाटर सप्लाई सिस्टम, जैसे कैनाल है, कैनाल हम लोग बनाए हैं, कैनाल के बारे में, जैसे नहर है, पनामा नहर के बारे में आप लोग सुने हों। पनामा नहर से बहुत ज़्यादा गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जैसे हम लोग वाटरवेज का यूज़ करते हैं, नदी का यूज़ करते हैं, वाटरवेज का यूज़ करते हैं हम लोग किसी भी गुड्स को ट्रांसफ़र करने के लिए, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है। उसी तरह से कैनाल क्या है, एक छोटा लेवल पे एक नदी ही है, ठीक है। अगर ये नदी बहुत किलोमीटर तक रहे तो इसके माध्यम से हम लोग नाव के थ्रू या फिर जो भी ट्रांसपोर्टिंग मीडियम है उसके थ्रू कैनाल से होते हुए वन प्लेस से दूसरे प्लेस ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, ठीक है। वो मैन का भी ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है,
ठीक है, मटेरियल का भी ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, गुड्स का भी ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन का भी ज़रिया हो सकता है क्या, इरिगेशन कैनाल, ठीक है। तो नेविगेशन, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए नेविगेशन के लिए। उसके बाद है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन यानी कि कोई भी हम लोग डैम बनाते हैं तो डैम में जो भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है वाटर के फॉर्म में, तो उस पोटेंशियल एनर्जी को यूज़ करके टरबाइंस के थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिसिटी भी क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। टरबाइन और पंप्स दोनों अलग अलग फंक्शन है उसका, आप लोग समझिए एक तरह से। ये जैसे डैम है, पंप्स के बारे में तो आप लोग सुने होंगे, लेकिन टरबाइन के बारे में नहीं सुने होंगे। टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। ये जो वाटर यहाँ पे स्टोर है, ये डैम है, क्रॉस सेक्शन व्यू है, ठीक है। इस डैम से यहाँ पे जैसे वाटर निकलने के लिए हम लोग कोई भी निकास बनाए और इसके थ्रू जो वाटर निकलेगा इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। इस एनर्जी को यूटिलाइज़ करके टरबाइन यहाँ पे पंखा इस तरह से लगा दिए, ठीक है। उस एनर्जी को, वाटर के एनर्जी को, हाइड्रोलिक एनर्जी को यूटिलाइज़ करके हम लोग क्या किए, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। हाइड्रोलिक एनर्जी फाइनली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी किसके वजह से हो पाया, टरबाइन की वजह से, ठीक है। और जस्ट इसका उल्टा पंप, पहले पंप चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तभी पंप चलेगा, और पंप के थ्रू, जैसे सबमर्सिबल पंप है आपके घर में, उस पंप के थ्रू क्या करते हैं, पानी को भरते हैं, ठीक है। सोर्स क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी, और फाइनली मिला क्या पंप के थ्रू, वाटर, ठीक है। इलेक्ट्रिक एनर्जी को फाइनली कन्वर्ट किया हाइड्रोलिक एनर्जी में, तो वो हो गया, ये फंक्शन किसका है, पंप का। जस्ट उसका उल्टा टरबाइन जो है वो हाइड्रोलिक एनर्जी को कन्वर्ट किया इलेक्ट्रिक एनर्जी में, तो वो टरबाइन है, ठीक है। तो हम लोग ये इरिगेशन के वजह से ही संभव हो पाया। इरिगेशन के वजह से डैम का कंस्ट्रक्शन हुआ, और इस डैम में इतना वाटर स्टोर है, इतना एनर्जी स्टोर है, पोटेंशियल एनर्जी, इस एनर्जी को यूटिलाइज दूसरे फंक्शन के लिए भी किया जा सकता है, इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन के लिए भी किया जा सकता है, ठीक है। तो ये भी संभव हो पाया ड्यू टू इरिगेशन, ठीक है। तो ये भी एक एडवांटेज है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन का, ठीक है। उसके बाद वाटर सप्लाई, आसपास के इलाकों में अगर डैम का कंस्ट्रक्शन है तो आसपास के इलाकों में पीने के लिए भी इस वाटर को थोड़ा ट्रीटमेंट करके, कुछ ना कुछ इसमें प्यूरिफिकेशन करके इस वाटर को यूज़ किया जा सकता है। किसी नहर में ही पानी आ रहा है, अगर वो नहर के पानी को थोड़ा सा ट्रीट कर दे, थोड़ा सा हम लोग क्लीन कर लें, बहुत सारे जो आपको इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में पढ़ना है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में, ठीक है, तो उसको भी ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो वो भी एक तरह से क्या हुआ, उसका एडवांटेज हुआ, ठीक है, वाटर सप्लाई। उसके बाद है जनरल कम्युनिकेशन, ठीक है। जैसे जनरल विलेज एरिया में छोटा छोटा नाव बना के, बोट बना के हम लोग कैनाल के थ्रू कम्युनिकेशन का भी माध्यम वो बन सकता है, ठीक है। इसके बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं हम लोग कम्युनिकेशन के लिए, जैसे कि हम लोग नेविगेशन का जो बात कर रहे थे, तो नेविगेशन में भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्रीकल्चरल गुड, जो भी फसल हुआ, फसल को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए नेविगेशन का यूज़ होता है, ठीक है। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पे जनरल कम्युनिकेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ फिशरी, ठीक है। इसके वजह से बहुत सारा वाटर रिलेटेड बॉडीज़ का कंस्ट्रक्शन हुआ, और उसमें जो फिश है, मछली है, उसका भी ये हो सकता है, ठीक है। फिशरी का भी डेवलपमेंट हो सकता है, ठीक है। मत्स्य जो हम लोग बोल सकते हैं, मत्स्य डेवलपमेंट भी हो सकता है, मछली पालन भी हो सकता है, और ये भी एक तरह से बहुत ज़्यादा जॉब को क्रिएट किया, ठीक है। एक डैम के बन जाने से, कैनाल के बन जाने से बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी का निर्माण होता है, वो अपॉर्चुनिटी अलग अलग फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। तो उसी में से एक है फिशरी का, मत्स्य पालन का भी जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाता है। ये सब था, बहुत सारा पॉइंट है, इस सभी पॉइंट को हम लोग अपने लैंग्वेज में समझें, और हर एक पॉइंट का जो नोट्स है डिटेल फॉर्म में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब बहुत सारा डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, जैसे कि राइजिंग ऑफ वाटर लेवल, अभी डिसएडवांटेज, इल इफेक्ट यानी कि डिसएडवांटेज ऑफ द इरिगेशन, राइजिंग ऑफ वाटर लेवल। जैसे कि नहर का निर्माण किए, चाहे डैम का निर्माण किए, तो जो नॉर्मली ग्राउंड वाटर लेवल है आसपास के इलाकों में, ज़मीन के नीचे जैसे आप जाएंगे तो कुछ मीटर पर 200 फीट पे पानी मिलता है, कहीं 100 फीट पे पानी मिलता है, ठीक है। अगर इस तरह का कोई निर्माण हो गया डैम आसपास के इलाके में, तो ग्राउंड वाटर टेबल क्या होते जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। ग्राउंड वाटर टेबल बढ़ गया तो दलदली इलाका हो जाएगा, मार्सी लैंड हो जाएगा, ठीक है। तो उसी के बारे में जिक्र कर रहा है, राइजिंग ऑफ वाटर लेवल। एक लिमिट के ऊपर अगर वाटर लेवल राइज कर जाता है तो वहाँ बहुत तरह का प्रॉब्लम आने लगता है,
ठीक है। वो प्रॉब्लम आप जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन भी करते हैं उस इलाके में जहाँ पे वाटर लेवल बहुत ऊपर है, तो क्या हो जाएगा, सीपेज होने लगता है, दीवार भीगने लगता है। आप देखेंगे अपने घर में जैसे कोई ईंट का दीवार भीग जाता है पूरा का पूरा, कैसे भीग जाता है, ग्राउंड वाटर टेबल बहुत ऊपर है, उसे ब्रिक के थ्रू सीपेज होके पूरा वाल क्या हो जाता है, भीग जाता है। ठीक है, या पूरा स्ट्रक्चर के लिए भी वो ख़राब हो सकता है, सेटल कर सकता है, धंस सकता है। ठीक है, वाटर के वजह से, क्योंकि वो सॉइल का डिस्प्लेस कर सकता है एक प्लेस से दूसरे जगह पे, और सॉइल में लुब्रिकेशन इफेक्ट आएगा। जब भी उसका वॉइड जो पहले एयर से ऑक्यूपाइड था उसमें वाटर जाएगा तो लुब्रिकेशन इफेक्ट आता है और पूरा सॉइल मूव कर सकता है, उसके ऊपर का स्ट्रक्चर जो है बिल्डिंग वो भी उसके साथ सेटल कर सकता है। ठीक है, तो राइजिंग ऑफ वाटर लेवल की वजह से बहुत सारा इल इफेक्ट होता है जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ मार्सी लैंड। मार्सी लैंड यानी कि अगर एक लिमिट के बाद ऊपर अगर वाटर लेवल बढ़ जाता है तो इलाका मार्सी हो जाएगा, मतलब दलदली हो जाएगा। और प्लांट का जो जड़ रहता है, ठीक है, वो जड़ में जो सॉइल है, जैसे कि ये समझिए प्लांट है, ये इसका जड़ है, ठीक है, यहाँ पे सॉइल है। इस सॉइल में वॉइड्स का रहना, एयर वॉइड्स का रहना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यानी कि हवा का रहना भी बहुत ज़रूरी है। इस सॉलिड पार्टिकल के बीच में हवा का रहना भी बहुत ज़रूरी है। एक लिमिट के ऊपर वाटर लेवल बढ़ गया, ठीक है, बढ़ गया तो ये कम्प्लीटली क्या हो गया, सैचुरेट हो गया। इसमें थोड़ा सा भी हवा है इसके वॉइड में नहीं है, कम्प्लीटली ये जो वॉइड है वो वाटर से सैचुरेट हो गया। तो इसके जड़ को थोड़ा एयर भी चाहिए था, ठीक है, तभी वो सर्वाइव कर पाएगा। कम्प्लीटली ये सैचुरेट हो जाएगा तो कुछ दिनों में ही ये क्या हो जाएगा, प्लांट मर सकता है। ठीक है, तो ये इल इफेक्ट है कि फॉर्मेशन ऑफ मार्सी लैंड। ठीक है, डैम्पनेस इन वेदर, आसपास का इलाका में हमेशा नमी बना रहेगा। ठीक है, नमी बना रहेगा। अगर ग्राउंड वाटर टेबल बहुत ज़्यादा है, बहुत वाटर बॉडीज़ इस तरह का डैम भी है, कैनाल भी है आसपास के इलाकों में, तो जैसे ही धूप आएगा निकलेगा तो इवोपरेशन होगा, मतलब कि वाष्पीकरण होगा, और आर्द्रता जो होता है, नमी हवा में, वो बढ़ जाएगा। ठीक है, आर्द्रता बढ़ने से उमस होता है, और आर्द्रता बढ़ने से ही अगर हवा में नमी बहुत ज़्यादा है तो डिजीज़ का जो डेवलपमेंट होता है, बहुत सारा बीमारी जो होता है, हवा में अगर नमी है बहुत ज़्यादा तो होगा। ठीक है, जैसे उमस वाला मौसम में देखिएगा ज़्यादा बीमारी होता है। साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा बीमारी होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इतना ज़्यादा घना ये है, पेड़ पौधा है, और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी होता है, तो इसके वजह से वाष्पीकरण होता है, वो वाष्प ऊपर नहीं जा पाता है, कहीं ना कहीं ट्रैप होकर रह जाता है, इतना ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है वहाँ का। ठीक है, तो एक लेयर में नमी बहुत ज़्यादा, यानी कि आर्द्रता बहुत बढ़ जाता है, और जो भी कम्युनिकेशन होता है डिजीज़ का, वायरस एक जगह से दूसरे जगह जाता है, कम्युनिकेशन का एक माध्यम मिल जाता है हवा में अगर नमी है, तो इस वजह से बीमारी भी क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ डैम्पनेस इन वेदर, यानी हवा में नमी का, आर्द्रता का बढ़ना, सिंपली ये भी एक इल इफेक्ट है। उसके बाद है लॉस ऑफ वैल्यूएबल लैंड। अगर बहुत वैल्यूएबल लैंड है उसके जगह पे ये कंस्ट्रक्शन कर दिया और ये ह्यूज मात्रा में एरिया ऑक्यूपाइड करता है, चाहे कैनाल का फॉर्मेशन हो तो भी ह्यूज मात्रा में एरिया ऑक्यूपाइड करेगा। अगर वहाँ का लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नहर किसी इंपॉर्टेंट सिटी से होके गुजर रहा है, ठीक है, तो बहुत बड़ा एरिया वो क्या कर लेगा, ले लेगा, कवर कर लेगा। अगर वो बहुत वैल्यूएबल लैंड है, बहुत प्राइस उसका बहुत ज़्यादा है, तो वो लॉस हो जाएगा वहाँ पे। तो ये सब क्या था, कुछ डिसएडवांटेज था इरिगेशन का। ठीक है, एडवांटेज के बारे में भी हम लोग पढ़े, डिसएडवांटेज भी पढ़े, और क्या टॉपिक में बचा है आप लोग देखें सिलेबस। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट रहा है, नेसेसिटी ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन का ज़रूरत क्यों पड़ा। ठीक है, नेसेसिटी ऑफ इरिगेशन इंट्रोडक्शन में ही है, इसको समझिए कि इरिगेशन का ज़रूरत क्यों पड़ा। पहला पॉइंट है इनसफिशिएंट रेनफॉल, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर रेनफॉल यानी कि वर्षा जो होता है, ठीक है, वो इनसफिशिएंट हो तो इरिगेशन करना पड़ेगा, आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर करना पड़ेगा। ठीक है, इनसफिशिएंट रेनफॉल सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट टॉपिक। दूसरा है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। ठीक है, रेनफॉल हुआ है लेकिन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, कि कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम। ठीक है, इस तरह का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो कहीं पे प्लांट का अच्छा ग्रोथ होगा, कहीं पे थोड़ा कम ग्रोथ होगा, कहीं पे ज़्यादा सेंटीमीटर बारिश हुई है, कहीं पे कम सेंटीमीटर बारिश हुई। तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन यानी एक समान रूप से अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेनफॉल नहीं हुआ है पूरे इलाके में, तो प्लांट के लिए वो बहुत अच्छा बात नहीं है। तब वहाँ पे ज़रूरत पड़ता है किसका, इरिगेशन का, आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर का। उसके बाद है इम्प्रूवमेंट ऑफ पेरिनियल क्रॉप्स। पेरिनियल क्रॉप्स यानी पेरिनियल जो वर्ड है, जो हर पूरे साल
जो क्रॉप्स का उपज होता है, ठीक है। बहुत सारा ऐसा क्रॉप्स है जो हर एक साल मतलब पूरे साल 12 महीना उसका ये होता है, उपज होता है। जैसे शुगर केन, गन्ना है, वो हर एक मौसम में लगभग उपज होता है। और उसके बाद जैसे और भी बहुत सारा मक्का भी है जो कि उसका एग्जाम्पल है पेरिनियल क्रॉप्स का। तो ये आप तभी संभव है जैसे कि मानसून पे डिपेंडेंट हम रहेंगे, तो मानसून तो 2-3 महीना आएगा, बारिश तो 2-3 महीना आएगा। बाकी के समय क्या हो सकता है कि पूरा का पूरा जो लैंड है वो खाली पड़ा रह सकता है, ठीक है। तो उस समय को यूटिलाइज करने के लिए आपके पास अगर इरिगेशन फैसिलिटी है, वाटर सप्लाई आप कर सकते हैं किसी भी मौसम में, तो जो फसल हर एक मौसम में उसका उपज हो सकता है, ठीक है, वो मंथ पे डिपेंडेंट नहीं है, उसको आप तब तक ग्रो करा सकते हैं और उससे रेवेन्यू चाहे आप पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। फार्मर के लिए ये बेनिफिट हो सकता है। तो पेरिनियल क्रॉप का बहुत सारा एग्जांपल है, जैसे कि शुगर केन, ठीक, गन्ना, कॉटन, जो रुई है, ठीक है, ये सब एग्जांपल है इसका। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन डेजर्ट एरिया, जैसे कि मरुस्थलीय एरिया है जहाँ पे बारिश ना के बराबर होती है या फिर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है। ऐसे इलाकों में जो खेती करना इम्पॉसिबल माना जाता था पहले, जब तक इरिगेशन फैसिलिटी नहीं था। इरिगेशन आ जाने से वैसे जगहों पर भी आज के डेट में प्लांटेशन हो रहा है और वहाँ भी एग्रीकल्चर हो रहा है बहुत अच्छे पैमाने पर, ठीक है। तो वहाँ से भी जो लैंड एकदम खाली पड़ा रहता था, जिससे कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं होता था, ना कोई आउटकम आता था प्लांट के रूप में, तो वहाँ भी इरिगेशन फैसिलिटी अगर हम लोग लिफ्ट इरिगेशन ही लगा दें, चाहे और कोई मीडियम है इरिगेशन का, वो हम लोग अगर वहाँ पे यूज़ करते हैं तो वैसे जगहों से भी प्लांटेशन हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स था इम्पॉर्टेंट नेसेसिटी ऑफ इरिगेशन में।